जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो आज आपके लिए लाया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती री एग्ज़ाम 2024, ठीक है ना, का ये 8वां मॉडल पेपर है। और दोस्त, आज का जो मॉडल पेपर है इतना ज़बरदस्त है कि जब आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल परीक्षा हॉल में बैठा हुआ हूँ, है ना। तो एक बार आप इसको पूरा पढ़िए। इतने बेहतरीन क्वेश्चंस की ये श्रृंखला है और आप वीडियो के अंत में कहेंगे कि हाँ गुरुदेव, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, आपने बिल्कुल सही कहा था। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको हूबहू परीक्षा के पैटर्न पर मिलेगा और एक से एक शानदार क्वेश्चन इसमें हैं। तो आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है और साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक भी करना है। और जो भाई या बहन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। एक छोटी सी आपसे हमारी गुजारिश है, तो इस ओर भी आप लोग ध्यान देंगे। पढ़ाई तो आपकी बेहतरीन चल ही रही है और इस क्वेश्चन पेपर को आपको लगा के अपनी जो तैयारी है उसका पूरा आकलन हो जाएगा कि मेरी तैयारी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि अब आपके पास मात्र एक सप्ताह का समय ही बचा है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन इसको अच्छे तरीके से करता है। तो क्वेश्चन है हमारा पहला कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। तो मुझे आशा रहेगी कि आप लोग भी साथ साथ कमेंट करते हुए चलेंगे, तभी थोड़ा इंटरेक्शन है जो हमारा वो बेहतरीन हो पाएगा। तो बताइए कितने प्रकार के न्यायिक अनुदेशों का इसमें या आदेशों का पालन किया जाता है भारतीय संविधान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, जिन्होंने ए लगाया है वो एकदम सही है। 5 आदेश हैं इसमें, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे तो फैक्ट जो है आपको शॉर्ट ही बताऊँगा, है ना, क्योंकि यदि पूरा बताना शुरू कर दिया तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर वो आपके लिए बोरिंग लगने लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आप चीज़ें भी अच्छे से समझ सकें। तो कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा, ठीक है ना। हैवियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोरी, प्रोविशन और को वारंटो, ये 5 प्रकार के आपको न्यायिक आदेश से यहाँ पर प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था। चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ था किसने बनवाया था? सही उत्तर है दोस्तों इसका राणा कुंभा। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए। अब आप बिल्कुल अपने पेपर के अंतिम मुहाने पर हैं तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, है ना, क्योंकि ये ऐसा समय है कि अब इतनी आपकी तैयारी तो हो ही गई है कि इस जैसे क्वेश्चन आपके यूं चुटकियों में ही हो जाएंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है साथियों? वो है राजस्थान। पहला कौन सा है सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान है। दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है मध्य प्रदेश। तीसरा महाराष्ट्र। चौथे पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा? सी, राजस्थान सबसे बड़ा जो है क्या है? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? बताइए आप लोग, किसके पास है सबसे लंबा समुद्री तट? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, ठीक है ना। गुजरात का जो समुद्री तट है वो सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? तो राइट आंसर इसका होगा मेरे दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर है ताराबाई शिंदे। ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। और ये जो ताराबाई शिंदे थी ये महाराष्ट्र में जन्मी एक समाज सुधारक थी, ठीक है ना। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ओके, चलिए छठा क्वेश्चन, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी?
राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता जो दी गई थी वो दी गई थी आपका कौन से समझौते में? तो ये स्थाई समझौता, स्थाई बंदोबस्त आया था ना, वो पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में, स्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1973, ठीक है ना। तो इसी स्थाई बंदोबस्त या स्थाई समझौता के तहत जो राजा थे, तालुकदार थे, उनको जमींदारों के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। 7वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? ठीक है, तो इसके ऊपर आपकी एक मूवी भी बनी हुई है। तो कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल है आपका 17। कौन सा है? आर्टिकल 17। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 8वां क्वेश्चन है, पटाका किस देश की मुद्रा है? बताइए आप लोग, कहाँ की मुद्रा है पटाका? करेक्ट आंसर है इसका मेरे दोस्तों कौन सा? सी है, मकाऊ। मकाऊ जो है वो आपकी कहाँ की? पटाका की मुद्रा है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय ... में स्थित था। कहाँ पर स्थित था? ठीक है ना। तो पहले तो ये बताइए कि आरबीआई की स्थापना आपकी कब हुई थी? आरबीआई की जो है स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल कब? 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका जो केंद्रीय कार्यालय था आपका कहाँ पर था? कोलकाता में था। बाद में इसको मुंबई शिफ्ट किया गया। ठीक है, बाद में कहाँ शिफ्ट किया गया था? मुंबई। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का वो हुआ था आपका 1 जनवरी 1949 को। ठीक है ना। स्थापना 1 अप्रैल 1935 और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो ये आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यूरोपीय देश है? इनमें से यूरोपीय देश कौन सा है यहाँ पर बताइए आप लोग। कह रहे बुल्गारिया, सूडान, बेनिन और घाना में। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बुल्गारिया। कौन सा है? बुल्गारिया है। नेक्स्ट, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार ... के पास है। तो भारत में सिक्कों की ढलाई कौन करता है बताइए? तो ये करता है आपका भारत सरकार करती है इन, ठीक है। और जहाँ पर इनकी ढलाई होती है उसको कहा जाता है टकसाल। क्या कहा जाता है? टकसाल कहा जाता है। और इस समय भारत में अभी इनकी ढलाई 4 जगह होती है। कहाँ कहाँ होती है? आपकी एक मुंबई में होती है, कोलकाता में होती है, हैदराबाद में होती है और गोवा में होती है। ठीक है ना। तो टकसाल कहा जाता है इनको। और भारत सरकार सिक्कों के अलावा 1 रुपये के नोट को भी जारी करती है। किसको करती है? 1 रुपये के नोट को भी जारी करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है दोस्त तो बिल्कुल लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है ना, थोड़ा सा बटन ही तो दबाना है। देख रहे हैं आप, क्वेश्चंस का लेवल देखिए कितने शानदार क्वेश्चंस है। 12वां है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस? बताइए आप लोग। ये मनाया जाता है आपका विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 13वां, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? तो वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है ना। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और बाद में इनको लॉर्ड की भी उपाधि दी गई थी। ठीक है, बाद में इनको लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण और शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण होती है, शीतोष्ण भी होती है और आर्कटिक तक ये परिवर्तित होती है। तो उस नेशनल पार्क का नाम है आपका नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है ना। क्या नाम है? नामदफा नेशनल पार्क। और यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? तो ये तो रेलवे में काफ़ी पूछा जाता था पहले क्वेश्चन, तो हो सकता है कि आपको पता ही होगा।
1881 कब हुआ था? 1881 लॉर्ड रिपन। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। और प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर क्या है, जनगणना कराने का इसमें निर्णय लिया गया था। तो अंतिम जो जनगणना हुई थी आपकी 2011 में हुई थी, उसके अनुसार 2021 में होनी चाहिए, पर कोई आंकड़े ही नहीं आए 21 के। अभी भी हम लोग किसके आंकड़े यूज करते हैं? 2011 के ही आंकड़े यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? तो प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक पाया जाता है, ये बिल्कुल छोटा क्वेश्चन बच्चों वाला हो गया, वेरी इजी। 78% नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। 17वां है, बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है? तो ये जो बेरोजगारी आपकी मूल रूप से कृषि से संबंधित होती है, और ये इसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मज़दूरों की संख्या होती है वो अधिक होती है जितने की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता से अधिक इसमें मज़दूरों की संख्या होती है, इसलिए ऐसी जो बेरोजगारी होती है उसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, है ना। और ये आपको कृषि क्षेत्र में देखने को अधिक मिलेगी। मान लीजिए किसी जगह किसी परिवार में आपके 8 सदस्य हैं, ठीक, और उसके पास 2 बीघे ज़मीन है, तो पता चल रहा कि 8 लोग श्रमिक बन के उस 2 बीघे में काम कर रहे हैं, जबकि वो काम आपका 4 में भी हो जाना था, तो 4 इसमें अतिरिक्त लोग लगे हुए हैं, तो इसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है कि कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र ... का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो ये था आपका पुष्यमित्र का पुत्र था। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। 19वां क्वेश्चन देखेंगे। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका कब मनाया जाता है, बताएं आप लोग। तो राइट आंसर होगा इसका मेरे साथियों कौन सा? 14 दिसंबर को ये मनाया जाता है। दोस्त दबा के लाइक शेयर कर दीजिए और इस मेरे वीडियो को वायरल कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि इसकी रीच करीब आपका 25-30 हज़ार लोगों तक ये पहुँच सके, तो इसमें आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं। दबा के शेयर कीजिए और लाइक भी करिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, बताइए आप लोग। ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उस नदी का नाम है आपका जायरे नदी। कौन सी नदी है? जायरे नदी जो है वो आपकी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, और इसको कांगो भी कहते हैं, है ना। कौन सी नदी? कांगो नदी, क्योंकि ये कांगो गणराज्य में पाई जाती है। कांगो गणराज्य में ये नदी स्थित है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। 21वां, वेंड-एड का आविष्कार किसने किया था? वेंडेड, जिसको हम लोग वेंडेड बोलते हैं, उसका आविष्कार कह रहे हैं कि किसने किया था? तो ये किया था आपका एर्ल डिक्सन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए। 22वां क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, इसका जो मुख्यालय स्थित है आपका है डोनापोला, गोवा में स्थित है। कहाँ पर है? डोनापोला, गोवा में ये स्थित है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो वर्ष 1996 में की गई थी। कब की गई थी? 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो काम करने वाली लेजर का आविष्कार जो किया गया था वो TH मेमन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई निम्न में से किस देश की राजधानी है? मसाई कह रहे हैं कि किस देश की राजधानी है इनमें से? तो जर्मनी की है नहीं, ऑस्ट्रेलिया की है नहीं, भारत की है नहीं, कहाँ की है? केन्या की राजधानी है मसाई। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। 25वां देखते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम क्या है? देखिए कितने शानदार क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जो मुहाना है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका शर्क्रीक। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये आपका विवादित स्थल है। शर्क्रीक कैसा है? एक विवादित स्थल है
और ये जो गुजरात है हमारा उसका कच्छ ज़िला है और पाकिस्तान का सिंध ज़िला, ये उन दोनों से लगा हुआ है। वहाँ का मुहाना है शर्किरीक। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 26 भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा था? तो बताइए कब छोड़ा गया था पहला उपग्रह अंतरिक्ष में, भारतीय उपग्रह? तो ये छोड़ा गया था आपका 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। और उस समय जो प्रक्षेपण हुआ था इस रॉकेट का, ये जो सोवियत संघ था ना, सोवियत संघ की मदद से वहाँ का एक अंतरिक्ष केंद्र है बीकानेर में स्थित है, तो वहाँ पर इसका प्रक्षेपण वहाँ से किया गया था। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी निम्न में से किस से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल में दी जाती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 28वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये तो किसी का गलत ही नहीं होना चाहिए, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 29वां, बाल अश्लीलता आईटी संशोधन एक्ट 2008 की कौन सी धारा से संबंधित है? बाल अश्लीलता, तो ये आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा है 67B, उससे संबंधित है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 30वां, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था? जीएसटी के बारे में आपको कई बार मैंने बताया है। लागू हुआ था आपका कब से? 1 जुलाई 2017 से, और संविधान संशोधन हुआ था 101वां। तो 101वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया था आपका कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया था बताइए आप लोग? तो इसको जोड़ा गया था आपका आर्टिकल 279A में, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था इसके लिए, आर्टिकल 279 में। राइट आंसर होगा मेरे साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 31वां देखते हैं, कह रहे हैं कि 26 नवंबर 2008 को आतंकवादी हमला कहाँ हुआ था? 26 नवंबर 2008 को आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। और बालाकोट में हुआ था आपका, नहीं बालाकोट नहीं, वो कौन सा 32 देखेंगे। मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, राज्य मानव अधिकार आयोग में कह रहे कि कुल कितने सदस्य हो सकते हैं इसमें, तो बताइए आप लोग कितने हो सकते हैं? तो इसमें जो हैं आपके 3 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें आपका एक अध्यक्ष रहेगा और 2 सदस्य, दोनों इनको मिला के आपका 1 + 2, ये 3 होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 33 देखेंगे, मार्च 2023 में किन 2 देशों के मध्य माले में चौथे रक्षा सहयोग संवाद का आयोजन हुआ था? 2023 में माले में हुआ था चौथे रक्षा सहयोग संवाद का आयोजन। तो ये किस किस के बीच हुआ था? राइट आंसर है आपका यहाँ पर भारत और मालदीव के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 34 देखेंगे, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? तो जो 16 महाजनपद थे उनमें से 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जिनमें आपका था कौशल, काशी, सूरसेन। अंग जो महाजनपद था ये आपका बिहार में स्थित था। कहाँ पर था? बिहार में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर है? तो ये सिरेमिक के लिए आपका कहाँ पर फेमस है? ये अनुसंधान आपका स्थित है खुर्जा, उत्तर प्रदेश, खुर्जा बुलंदशहर में। कहाँ पर है? बुलंदशहर में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 36, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो कुंभ मेला जो है इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में वर्ष 2017 में शामिल किया गया था। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। और जो कुंभ मेले हैं आपके कहाँ कहाँ पर आयोजित होते हैं? हरिद्वार में होता है, प्रयागराज में होता है, उज्जैन में और ये नासिक। तो 4 जगह ये मेला लगता है।
प्रयाग में और हरिद्वार में अर्धकुंभ भी लगता है, जो कि 6-6 वर्ष की अवधि के दौरान लगता है। महाकुंभ लगता है आपका 12 वर्ष की अवधि के अंतराल पर। 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है महाकुंभ और 6 वर्ष के अंतराल पर लगता है अर्धकुंभ, क्योंकि प्रयाग में और कहाँ पर, हरिद्वार में, 2 जगह ये लगता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पारीछा बांध बनाया गया है बेतवा नदी पर, और ये जो पारीछा है वो आपका झांसी जनपद में, ठीक है, झांसी की रानी का नाम सुना है सभी ने, झांसी जनपद का ये एक जो है क्या है, पारीछा एक यूँ कहिए कि उसका ये कछवा टाइप का है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। फिर उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? सोना कह रहे हैं कि किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो सोना होता है साथियों, वो शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र से। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए तो अब यहाँ से आपका होता है हिंदी का पोर्शन शुरू। देखते हैं, हिंदी में भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त, मज़ा आएगा आपको, एक बार पूरा ज़रूर देखें आप लोग। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब कंधे पर डॉट डॉट का भार पड़ेगा तब डॉट डॉट का भाव मालूम हो जाए। कह रहे बीवी का भार पड़ेगा तो घर का भाव मालूम हो जाएगा? नहीं। दोस्ती का तो रुपयों का? नहीं। मजबूरी का भार पड़ेगा तब गली कूचों का मालूम हो जाएगा? नहीं। गृहस्थी का भार पड़ेगा भाई तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, अति उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा आपका बी, अतिउक्ति। तो जिसने भी बी लगाया है वो एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। परशुराम का आपका होता है भार्गव, भृगुनंदन, रेणुकातनय, शिव प्रिय आपका यहाँ पर नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 42, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास है। नवरात्र, अनुदिन, पदगत और धर्माधर्म। तो यहाँ पर पदगत यानी पद से गया हुआ, पद से गया हुआ, ये पदगत पद से गया हुआ है, पद को गया हुआ, पद को गया हुआ होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, खटोला में कौन सा प्रत्यय है? खटोला, खटोला, ओला, ओला है ना, आया कुछ समझ? ओला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओला इलेक्ट्रिक नहीं है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, सर्वनाम का प्रकार नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक भी होता है, प्रश्नवाचक भी होता है, गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है, विशेषण होता है। ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभाषा किसे कहते हैं? तो खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहते हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख जो बोलियां हैं जैसे अवधी हुई, तो ये कहलाती हैं आपकी क्या? विभाषा कहलाती हैं। भाषा की उपभाषा समझ लीजिए, विभाषा। राइट आंसर हो गया बी। 51 देख लेंगे, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जाता है? तो भाई नेतागण होते हैं, भक्तगण भी होते हैं, शिक्षकगण भी होती हैं, देवीगण नहीं होती, देवीगण नहीं होती हैं, देवियों और सज्जनों। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। रस का नाम बताना है यहाँ पर, चलिए पढ़ते हैं वही रस। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी सो कथा सुनी भे, मुनि वृंद सुखारे, होए हेम शिला सब चंद्रमुखी पर से, पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू, जो कृपा करी कानन को पगुधारे। तो इसमें आपका रस है वो हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 53, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव आपका नहीं है, कह रहे कि गेह, देह, धूल और फूल। तो तद्भव नहीं है, वो देह। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 54 देखते हैं, कौन सा विलोम युग्म गलत है? विलोम का यहाँ पर कह रहे कि कौन सा विलोम युग्म आपका गलत है? तो मूक का वाचाल होता है, बिल्कुल सही है। संपन्न का विपन्न होगा। मितव्ययी और अल्पव्ययी, तो मितव्ययी भी मतलब कंजूस भी हो, कंजूसी
जो करता है उसको मितव्ययी कहते हैं, कम खर्च करने वाले को। अल्पव्ययी भी वही होगा, तो ये समानार्थी हो गया, यानी सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 55, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? कह रहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, तो यहाँ पर हमें देखने को त्रुटि मिल जाएगी निराला में। इन्होंने जो उद्धरण चिन्ह लगा है ना, इन्वर्टेड कॉमा, तो उपनाम जो होता है उसमें, उपनाम में इसको हम लोग टाइटल कहते हैं, उसमें डबल वाला उद्धरण चिन्ह नहीं होता है, ये सिंगल वाला लगा होता है। कौन सा लगा होता है? सिंगल वाला। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 56 देखेंगे, निम्न में किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? तो अव्यय के अंतर्गत की जाती है आपकी क्रिया विशेषण शब्दों की। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा साथियों? ए वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सॉरी, 57 है कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? महापंडित की जो उपाधि है वो मिली है आपकी, किन्हें मिली हुई? राहुल सांकृत्यायन को, और इनकी ज़्यादातर यात्रा वृत्तांत आपको मिलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 58 देखेंगे, गरल सुधा रिपु करहि मिताई लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गरल सुधा रिपु करहि मिताई, तो इसका अर्थ होता है कि दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन कराना, है ना। दो विरोधी, जैसे गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गरल सुधा और रिपु यानी शत्रु हो गया आपका, इनकी क्या करते हैं, ये मित्रता करा दे, तो ऐसे व्यक्ति को यानी दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन करा दे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 59, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। लोहार, लोहा प्लस आर, कसेरा, कांसा प्लस एरा, कसेरा, महत्व, महाधन तो महत्व, ठीक है। घुमाओ, घूम धनाओ नहीं होगा, घूम धनाओ होता है, घुमाओ, घुमाओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, घुमाओ। शाह उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। सौदाहरण, सहानुभूति, सौल्लास और सहित, तो शाह उपसर्ग आपका सहानुभूति में नहीं है, सह प्लस अनुभूति होता है, अनुभूति, सह प्लस अनुभूति, है ना, तो सह यहाँ पर उपसर्ग आएगा। नेक्स्ट, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। स्वर संधि से इसमें कह रहे हैं कि कौन सा नहीं होगा? अत्याचार तो है, भानुदय है, संभव राधना भी है, उत्थान, उत प्लस थान, उत प्लस थान, उत्थान, तो ये आपका स्वर संधि से नहीं है, आपका ये व्यंजन संधि से होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 62, निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है? पीताम्बर किया जाता है, कंजलोचन भी किया जाता है, घनश्याम किया जाता है, त्रिलोचन किया जाता है। किसको? भोले भंडारी महादेव भगवान शिव के लिए, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, उसने खाना खाया और चल पड़ा, अब तक बस जा चुकी होगी, या सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। ठीक है, तो इसमें आपका हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है कि सावधानी बरतते तो आपका दुर्घटना नहीं होती, है ना। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 64, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द यहाँ पर बताना है। शूर्पणखा बिल्कुल सही है, सर्पणी भी सही है, श्वेतांगी भी सही है, ये सारे सही हैं। चतुर्णी ऐसा कोई शब्द नहीं होती है, शब्द नहीं होता है। चतुर, है ना, चतुर से आपका एक तो चतुराई बनती है, क्या बनते हैं? चतुराई, दूसरा चतुरता भी बनता है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 65, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, ठीक है। मरीज को यथासंभव दवा देनी चाहिए, बिल्कुल सही है। वह सदैव ही सत्य बोलता है, तो सदैव, सदैव मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री आपकी यहाँ पर हो गई, ही की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वह सदैव सत्य बोलता है, करेक्ट हो जाता। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 66, अब चला जाए, यह वाक्य है, अब चला जाए में कौन सा वाक्य है ये बताइए आप लोग। 66 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये कर्मवाच्य है,
कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे 67। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है, कौन सा है? तो पत्र का अर्थ होता है आपका पत्ता, चिट्ठी और पंख, यानी डी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 68। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी है, पर आपकी बिल्कुल भी नहीं चकरानी चाहिए, है ना। परीक्षा में सवालों को देखकर आपकी अकल बिल्कुल भी नहीं चकरानी है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से जाके आपको एग्ज़ाम देना है। कतई कठिन एग्ज़ाम नहीं आने वाला है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो दिमाग से इस चीज़ को निकाल दीजिए, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो 60,244 पद है ना, उसमें से एक पद आपके लिए है। इस विश्वास और आशा के साथ आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो अनदेखा करना, शर्मिंदा होना, गुस्से से भर जाना या कुछ समझ में ना आना। डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 69। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण, सघोष वर्ण होते हैं आपके तीसरा, चौथा और पाँचवा वर्ड, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो यहाँ पर कौन सा होगा? ता था नहीं होगा, पा फा वा। सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 69 का कौन सा होगा? सी जो है साथियों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक, ठीक है, ये आता था एक हम लोग की, कह रहे कि पटकथा का लेखन किसने किया था? इसके स्क्रिप्ट को किसके द्वारा लिखा गया था? राइट आंसर है साथियों मनोहर श्याम जोशी। कौन? मनोहर श्याम जोशी। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? छिद्रान्वेषी होगा, चुगलखोर होगा, दुष्ट होगा या आलोचक होगा? तो पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है भाई, यदि आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं तो ये आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाले के लिए कहा जाता है छिद्रान्वेषी। क्या कहते हैं हम लोग? छिद्रान्वेषी कहा जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 72 देखते हैं, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण किस वाक्य में है? आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, बैठना यानी यहाँ, तो यही हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। नेक्स्ट 73, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहेंगे? तो जो क्रिया कर्म का बोध कराती है वो सकर्मक क्रिया होती है, जो नहीं कराएगी वो अकर्मक हो जाएगी, सीधी सी बात है। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। 73 सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। कौन सा भेद है? कह रहे आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, तो यहाँ पर हो गया आपका संकेतवाचक। कौन सा हो गया? संकेतवाचक हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 75वां, हिंदी शब्दकोश में तेरा किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्त आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। जो सही आंसर इसका देगा मैं मान जाऊंगा कि आपकी जो तैयारी है बिल्कुल सटीक है और आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब हिंदी में तो आप झंडे गाड़ ही दोगे, इतना तो पता है, क्योंकि तगड़ी आपकी तैयारी हो जाएगी, मैं ऐसा मानूंगा। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, सही सभी लोग दीजिए, मैं तो बताऊंगा ही। कह रहे तावड़ के बाद आएगा, रावण के बाद आएगा, हावड़ के बाद आएगा, छावड़ के बाद आएगा। तो जो त्रा है वो हिंदी शब्दकोश में बताइए कौन से वर्ड के बाद आता है? करेक्ट आंसर है साथियों यहाँ पर आपका तावड़ के बाद। किसके बाद आता? तावड़। छा त्रा ज्ञा ये पढ़ते हैं ना अभी तक, तो ये मारा होगा कईयों ने। डी मारा होगा साथियों, डी, जो कि गलत है। याद रखिए आप लोग, तावर्ण के बाद आता है इसका जो है शब्दकोश में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कंफ्यूज नहीं होना, ये डिक्शनरी वाली बात हो रही है। शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी वाली बात हो रही है यहाँ पर। आप वर्णमाला ना समझ जाना कि वर्णमाला में तो आपका आता है छा के बाद, ठीक। यहाँ डिक्शनरी की बात हो रही साथी,
तो ये आपको दिमाग में बिठा के चलना है। नेक्स्ट है, मतलब अंतिम क्वेश्चन है ये, दोपहर के बाद का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है। दोपहर के समय के लिए निम्नलिखित में से आपका शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है। तो दोपहर के समय के लिए हम लोग कहते हैं आपका अपराह्न कहेंगे ना, अपराह्न, है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अपराह्न। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो कल फिर मिलते हैं, और इसके बाद आपके 1-2 दिन हम आपको जितने भी सेट कराए हैं उनका एक रिवीजन भी लेकर आएंगे, महा मैराथन चलाएंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर हुआ हमारा सी। कल फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण सेट के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू।